बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। रात के वाकयात की सनसनीखेजी अभी तक माहौल पर मुसल्लत थी, या फिर ये महज एक एहसास था, या फिर हकीकत के एक अजीब सा सन्नाटा माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। और बड़ी अजीब सी कैफियत थी। दोनों इमारत में दाखिल हो गए। इमारत का मुहाफिज बाहर ही मौजूद था। वो वहीं रहा करता था। कर्नल गुल नवाज ने उसे देखा। ये बात कर्नल अच्छी तरह जानता था कि बेशक ये मुहाफिज यहाँ अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से पूरी करता है, लेकिन अगर गर्शक और सबीता बाहर निकल आते थे तो उन्हें रोकने की जुर्रत उसके अंदर नहीं थी। ना तो वो इतनी हिम्मत रखता था और ना ही उसे इसके लिए कोई खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई थी। कर्नल ने कहा, हाँ सब ठीक है? जी सर। कोई खास बात? नहीं जनाब। दोनों अंदर दाखिल हो गए और कर्नल गुल नवाज इस कमरे तक पहुंच गया जहां सबिता और गर्शक का क्याम था। कमरे का दरवाजा खुला था। कर्नल ने कामरान की तरफ देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन कमरा खाली था। गर्शक और सबिता दोनों में से कोई वहां मौजूद नहीं था। कर्नल बाहर आ गया और इसके बाद इमारत के हर गोशे में उन्हें तलाश किया गया, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। तब कर्नल पिछले दरवाजे से पिछले बाग की जानिब निकल गया, जहां वो अक्सर चले जाते थे, लेकिन बाग में भी उनका कोई वजूद नहीं था। कर्नल घूमकर सामने की सिमत आया तो मुहाफिज चौंक पड़ा। कहाँ हैं वो दोनों? कर्नल की आवाज़ उभरी। जी, मुहाफिज हैरत से बोला। मैं कहता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं? कर्नल गुलनवाज ने कहा। कब देखा था तुमने उन्हें? जी बस रात को। सुबह को नाश्ता नहीं दिया था? दिया था जनाब, लेकिन मामूल के मुताबिक नाश्ता टेबल पर रख के चला आया था, मुहाफिज ने कहा। ओहो, जाओ देखो। मैंने गौर नहीं किया कि नाश्ता अभी टेबल पर मौजूद है। मुलाजिम अंदर दौड़ गया था और वापस आकर उसने कहा, जी हाँ, वो ऐसे ही रखा हुआ है। वो दोनों वहां पर मौजूद नहीं हैं। साहब, पता नहीं कब। मुहाफिज खौफजदा अंदाज में हिकलाया तो कर्नल ने मुंह सकोड़कर गर्दन हिलाई। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है अपने फ़राइज़ को पूरा करना और इसके हलाल हासिल करना। ओके, ओके, देखेंगे। आओ कमरान, कर्नल ने कहा और इसके बाद वो बाहर निकल आए। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, कर्नल ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मतलब? मेरा मतलब है, ऐसा लग रहा है जैसे वो फरार हो गए। कामरान भी सोच में डूब गया। कर्नल गुलनवाज और वो बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे तो कामरान ने कहा, इसका मतलब है कि रात के वाक़े के फ़ौरन बाद उन्होंने ये जगह छोड़ दी। अंदाज़ा यही होता है। दोनों ज़रूरत से ज़्यादा होशियार थे और उन्होंने खामोशी से ये वक्त गुजारा था, अपने आप को महफूज रखने के लिए। लेकिन रात वाली वीडियो फिल्म और उसके बाद इसको लेकर उड़ने की कोशिश करना, ये जाहिर करता है उन्हें ये एहसास तो हो गया था कि कुछ ऐसे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वीडियो फिल्म हासिल करके वो शायद अपनी बका ही चाहते थे और इसमें नाकाम होकर उन्होंने सोचा कि अब उनका राज फाश हो गया है। चुनाचा उन्होंने यहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली। यार कामरान, ये तो गलत हो गया। हालांकि हम उनकी ज़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जो कुछ भी करते अपनी मर्जी ही से करते, लेकिन वो फरार हो गए। मुझे इनके यहाँ से फरार होने का अफसोस हो रहा है। मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह रखा था। उन्हें मुझ पर एतबार करना चाहिए था। अगर ऐसी कोई बात थी और इनका कोई राज था तो हम तो इनकी भरपूर मदद करते, उन्हें नुकसान की किसी सूरत भी ना पहुंचाते। इंसान कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी हैसियत का हामिल हो, यार बड़ा खुदगर्ज होता है। बड़ा मुश्किल है एक दूसरे पर एतबार करना। कर्नल गुलनवाज बड़बड़ा रहे थे। उसके लब उसके लबो लहजे से शदीद दुख का इजहार हो रहा था। उसने कहा, और अब हमें अपना फैसला बदलना होगा। मेरा मतलब है जो फैसला हमने किया था कि अली सुफियान वगैरह को एतमाद में लेंगे, इसमें तब्दीली करना पड़ेगी। इससे गलत फहमियाँ पैदा होने का अंदेशा है। मसलन अब अगर मैं उन्हें गर्शक और सबीता के बारे में बताऊं, तो वो ये सोचेंगे कि पहले मैंने इस सिलसिले में खामोशी क्यों इख्तियार कर ली। जब वीडियो फिल्म में इन दोनों के चेहरे देखे थे तो उसी वक्त मुझे उसके बारे में बता देना चाहिए था। कामरान ने एक ठंडी सांस ली और बोला, जी बिल्कुल, इस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक वीडियो फिल्म का ताल्लुक है, इसके बारे में थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। सच्ची बात तो ये है कि मैं मुकम्मल खुलूस के साथ इन लोगों का साथ देना चाहता हूँ, लेकिन अब वीडियो फिल्म का हसूल हमारे अलावा और किसी की कोशिश नहीं हो सकती। लेकिन अली सुफियान वगैरह बहुत कुशादत लोग थे और उनका अपना एक मेयार था। नाश्ते पर गज़ल सुनाई और अली सुफियान खुद ही इस मौजू पर आ गए।
सवाल ये पैदा होता है कि वीडियो फिल्म के हसूल की कोशिश किसने की। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, गजल सनाई ने कहा, और सबकी सवालिया निगाहें उसकी जानिब उड़ गईं। गजल सनाई पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। 100%, 100% ये उसी का काम हो सकता है। गजल सनाई की बात अभी वाजे नहीं थी। अमीना सल्फा ने किसी कदर झिंझलाते हुए अंदाज में कहा, किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर गजल सनाई? वॉलिश। असल में तुम लोग उसे नहीं जानते। पुरस्रार कुव्वतों का मालिक वॉलिश अभी जिंदा है और अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ है। वो कहीं और किसी भी जगह पहुंच सकता है। मगर इस मामले का एक और पहलू भी है। वो क्या? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ माय डियर मिस्टर कजल सनाई कि वो कोई औरत थी। अमीना सल्फा ने कहा। आप बिल्कुल बता चुकी हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, वो चालाक आदमी अपने काम के लिए किसी औरत को इस्तेमाल नहीं कर सकता? इस सिलसिले में बहस होती रही और कर्नल गुलनवाज को ये इत्मीनान हुआ कि इनमें से किसी के जहन में कर्नल के हवाले से कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस वीडियो के चले जाने से हमारा असल मिशन नाकाम हो जाएगा और जिसके पास ये वीडियो गई है वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। वो तो रास्ते का एक नक्शा था, बस। लेकिन असल काम तो कुछ और ही है। हाँ, इतना हो सकता है कि जिसके पास भी वो वीडियो पहुंची है या जिसने भी उसे हासिल किया है, इससे हमारी इस मुहिम जोई के दौरान मुलाकात ज़रूर होगी। वाकई, ये बात तो है। लेकिन क्या हम वीडियो के बगैर इन रास्तों पर सफ़र कर सकते हैं जिनकी रहनुमाई इस वीडियो में की गई है? बासानी, क्योंकि वीडियो का मास्टर प्रिंट मेरे पास मौजूद है। वो तो कॉपी थी जो गायब हो गई। क्या? सब उछल पड़े। हाँ, मास्टर प्रिंट मिस्र में एक बैंक के लॉकर में मौजूद है और उसे मैं बआसानी मंगवा लेता हूँ। मेरा कोई भी कारिंदा मेरी हिदायत पर वो मुझे मास्टर प्रिंट भेज देगा। तब फिर आप एक काम कीजिए मिस्टर अली सुफियान, अगर आपका कारिंदा लॉकर से वो मास्टर प्रिंट निकाल सकता है तो आप उसे ये हिदायत भी कीजिए कि वो मास्टर प्रिंट ना भेजे, बल्कि इसकी 3-4 कॉपियां बनाकर तीनों कॉपियां यहाँ भिजवा दे और मास्टर प्रिंट दोबारा लॉकर में महफूज कर दे। कर्नल गुलनवाज ने मशवरा दिया और अली सुफियान ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। फिर बोला, मैं ऐसा ही करूंगा और आप यकीन कीजिए मेरे जहन में यही ख्याल था। सानिया, फरखंदा और शाहनवाज ने कामरान को इसकी क्यामगाह में ही पकड़ा था। कामरान अभी कुछ देर कबल ही फैक्ट्री से वापस आया था। अपनी जिम्मेदारियां भी उसे बहरहाल पूरी करनी थीं। हालांकि कर्नल गुलनवाज ने उससे कह दिया था कि अब वो बिजनेस के मामलात किसी और के सुपुर्द कर दे और अपने आप को जहनी तौर पर इस मुहिम के लिए तैयार कर ले। लेकिन फैक्ट्री के मामलात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। कामरान को ये देखकर बड़ा अफसोस होता था कि फैक्ट्री को माली तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई थी कि कर्नल गुलनवाज के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ था और ये नुकसान उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। फिर भी बहरहाल कम अज़ कम कामरान उसे इस तरह नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता था। तीनों ने इसके कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया तो कामरान मुस्कुराकर बोला, अरे बाप रे, बड़े खतरनाक इरादे मालूम होते हैं ख्वातीनो हजरात के। यार, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? आप यकीन कीजिए शाहनवाज, मैं तो अपने आप को कामरान भी नहीं समझता, क्योंकि कामरानी ज़रा मुख्तलिफ चीज़ होती है। कामरान ने कहा। अब आप ये जज्बाती बातें करके हमारा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेंगे? शाहनवाज ने मुंह बनाकर कहा और कामरान हंसने लगा। आप हुक्म दीजिए, मैं उसकी तामील करूंगा। कामरान बोला। चाय पिलवाइए पहले, सानिया ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा और फिर खुद ही हंस पड़ी। कुछ लोग चेहरे से इतने मासूम लगते हैं कि बस लगता है जैसे फरिश्ते ज़मीन पर उतर आए हों। सब हंसने लगे। रमज़ान बाबा ने चाय दी तो सानिया ने कहा, असल में आपसे ये मालूम करना है कि आखिर ये क्या खिचड़ी पक रही है घर में, और हो क्या रहा है। ये जो दो ख्वातीन आई हैं, बस अपनी मिसाल आप हैं। एक वो मिस होलनाक हैं, बल्कि मिसेस होलनाक, जिनका नाम अमीना सल्फा है। एक वो शौरा बीबी हैं, जिन्हें पता नहीं शौरा कहा जाए या बेशौरा, वो बस अपने ही धुन में रहती हैं। शौहर परस्ती की आला मिसालें कायम करने के चक्कर में हैं। मैं तो वाकई इन लोगों से बोर हो गई हूँ। आना ही था तो कोई ऐसा ढंग का मेहमान आया होता जिसके आने से लुत्फ आ जाता, लेकिन ये पता नहीं कौन है और क्या चाहते हैं। आप बताइए कामरान साहब, ये क्या हो रहा है? और गुज़िश्ता रात को होने वाली धमा चौकड़ी जिसके बारे में अभी बिल्कुल पता नहीं चल सका कि किस सिलसिले में हुई थी। देखिए ख्वातीन हज़रात, मैं एक वफादार मुलाजिम हूँ और कर्नल गुलनवाज को अपना मालिक समझता हूँ। समझ रही हैं ना आप? और जो मेरी सतह है ना, गरीब, बड़े गरीब लोगों की सतह है, और हम गरीब लोग ज़रा नमक वगैरह का ख़ास ख्याल रखते हैं। कामरान बोला। नमक का ख्याल? यानी वो जो कहते हैं कि नमक फीका है और नमक तेज़ हो गया है? नहीं, वो जो कहते हैं कि नमक हलाली और नमक हरामी। कामरान बोला। इख्तिलाफ, 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 शाहनवाज ने हाथ उठाकर कहा।
वो इख्तिलाफ क्या है? कामरान ने सवाल किया। पहले मुझे इस बात का मतलब समझा दिया जाए कि खाने को तो बहुत सी चीज़ें खाई जाती हैं। मिर्चें भी खाई जाती हैं, गरम मसाला भी खाया जाता है, फल, फ्रूट, मिठाई। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपको मिठाई देता हूँ और आप इसे खा लेते हैं। इससे कोई खराबी पैदा नहीं होती। बस नमक ही ऐसी चीज़ है जिसे हलाल या हराम कहा जाता है। नमक हराम या नमक हलाल, ये शक्कर हलाली क्यों नहीं होती आखिर? कामरान ने शाने उचका दिए। आप किस बहस में उलझ गए शाहनवाज़ भाई? पूछिए ना उनसे, फ़रख़ंदा ने कहा। हाँ यार, बताओ तो सही ये चक्कर क्या चल रहा है? शाहनवाज़ ने कहा। आप यकीन करें, अभी तक मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं तो महज़ हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। बताएँगे भी ये कभी? सानिया मुँह टेढ़ा करके बोली। खैर, अब पता तो चल ही जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि पता ना चले। अगर कभी पता चला तो बराए करम मुझे भी बता दीजिए। बड़ी खुशी होगी मुझे। इतनी देर में एक मुलाजिम आ गया। उसने इत्तला दी कि कर्नल साहब कामरान का इंतज़ार कर रहे हैं। कामरान ने इजाज़त तलब निगाहों से उन्हें देखा तो शाहनवाज़ मुँह बनाकर बोला, ठीक है बूढ़े बच्चे, तुम बुजुर्ग ना होकर भी हमारे दादा बनते जा रहे हो। ओके ओके दादा जान, जाइए। कामरान हंसते हुए बाहर निकल गया और फिर मुस्कुराते हुए कर्नल गुलनवाज के पास पहुंचा, जो उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट यह है कि मुसीबत खुद ब खुद टल गई। इनका ख्याल हमारी तरफ नहीं किया और उन्होंने हमारी किसी बदयांती के बारे में नहीं सोचा। कर्नल साहब वो सोच भी नहीं सकते थे। सोचते तो इसका मतलब था कि वो बजाते खुद अच्छे लोग नहीं हैं। इंसान की एक हैसियत ही होती है जो दोस्ती और अजनबियत का तयन करती है। इन्हें आप पर अगर एतबार ना होता तो भला इस किस्म की मुहिम जोई कैसे की जा सकती है? कर्नल मुस्कुराने लगा और फिर बोला, अब मसला ये है कि आखिर ये दोनों कहाँ गए? उन्हें तलाश करना तो बहुत ज़रूरी है। कहाँ तलाश किया जा सकता है? दर बदर भटक रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ इस अजनबी माहौल में कहीं कोई नुकसान ना उठा ले। पता नहीं ये दोनों क्या बला हैं। मैं तो आगे शशदर होकर रह गया हूँ। कामरान, मेरे ख्याल में उन्हें तलाश करने के लिए ठोस मनसूबाबंदी करना होगी। समझ रहे हो ना तुम? कर्नल गुलनवाज ने कहा। जी, जी, मैं समझ रहा हूँ। कामरान ने जवाब दिया और कर्नल गुलनवाज गहरी गहरी सांसें लेने लगा। शाम को कोई 6:30 बजे का वक्त था जब रूसा की कार आंधी और तूफान की तरह कर्नल गुलनवाज की कोठी में दाखिल हुई और सीधी इस जगह जाकर रुक गई जहाँ कामरान की क्यामगाह थी। गोया किसी और का उससे कोई वास्ता नहीं था। आंधी तूफान ही की तरह अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खुला ही हुआ था। कामरान उसे देखकर चौंक पड़ा। अरे अरे, आप आइए आइए। जी नहीं, आप आइए मेरे साथ। उरूसा ने हस्बे आदत हाकिमाना अंदाज में कहा। खैरियत, कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप? जहन्नम में। चलेंगे आप? उरूसा बोली। नहीं प्लीज़, आप हो आइए, वापसी में मुलाकात हो जाएगी। कामरान ने फौरन ही कहा। प्लीज़, वो उससे छोकर बोली। मैं किसी और काम से। कामरान ने कुछ कहना चाहा। कामरान साहब, आप ये भूल गए हैं कि मिर्ज़ा ख़ावर बेग भी इसी फैक्ट्री के डायरेक्टरों में से एक हैं। आपको उनके अहकामात की भी तामील करना होगी। कामरान को इसके ये अल्फाज बुरे लगे, ताहम उसने नज़रअंदाज किया और इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला, आप बताइए तो सही कि आप कहाँ ले जा रही हैं मुझे? डैडी ने बुलाया है आपको। अब आप कहिए क्या कहते हैं? रुस्ता ने कहा। आप उनसे कह दीजिए कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, नहीं आ सकता। कामरान बोला। क्या? 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 उरुसा ने कहा। जी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जा सकता। कामरान बोला। मगर उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर आऊँ। उरुसा बोली। क्या तरीका इख्तियार करेंगी आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए? कामरान तीखे लहजे में बोला। अजीब आदमी हैं आप। भाई, डैडी को आपसे कोई ज़रूरी काम होगा। उन्होंने बजाय टेलीफोन करने के मुझे यहाँ भेजा है। मुझे क्या करना चाहिए? उरुसा बोली। कुछ नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर उनसे कह देना चाहिए कि मैं इस वक्त नहीं मिल सकता। कहीं और जाना है मुझे। कामरान बोला। देखती हूँ कैसे जाते हैं आप कहीं और। वो बोली और दरवाजे की तरफ जाकर अंदर से कुंडी चढ़ा ली। कामरान को बेख्तियार हंसी आ गई। उरुसा उसे घूरती रही। फिर उसके चेहरे पर बेबसी के आसार पैदा हो गए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आप सिर्फ मुझे जलील करने के शौक में ही सारी हरकतें करते हैं। मुझे इस बात का इल्म है। न जाने क्यों कामरान को इस पर रहम आ गया। हंसते हुए बोला, बस इतना ही स्टेमिना है आपका? इतनी ही कुव्वत बर्दाश्त है? बस बस ठीक है, ना जाइए आप। उरुसा बोली। चलिए ना, चल तो रहा हूँ। जरा हुलिया बदलने की इजाज़त देंगी आप? उरुसा ने चौंक कर उसे देखा और फिर मुंह बनाकर एक सोफे पर बैठ गई। कामरान ने दूसरा लिबास निकाला। इसके बाद अपना हुलिया दुरुस्त करके वो उरुसा के साथ बाहर निकल आया। रास्ते भर उरुसा ने कोई बातचीत नहीं की। इसका मुंह बना रहा। कामरान भी गहरी सोचों में डूबा रहा। कुछ देर के बाद वो मिर्जा खावर बेग की कोठी पर पहुंच गया। ख्याल तो था कि शायद उरुसा ने यहाँ भी कोई ड्रामा किया हो और दर हकीकत मिर्जा खावर बेग ने उसे ना बुलाया हो।
लेकिन मिर्ज़ा ख़ावर बेग वाक़ई कामरान का मुंतज़िर था। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैंने सोचा कि टेलीफ़ोन कर दूँ, तो ये बोली कि किसी काम से जा रही है, तुम्हें अपने साथ ही लेती आएगी। सॉरी यार, कोई मसरूफ़ियत तो नहीं थी? मिर्ज़ा ख़ावर बेग ने इंतहाई बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए कहा। नहीं सर, कोई ख़ास मसरूफ़ियत नहीं थी। उरूसा कीनातोज़ निगाहों से कामरान को देख रही थी। मिर्ज़ा ख़ावर बेग बैठ गया। उसने उरूसा से कहा, तुम भी बैठ जाओ उरूसा। अब तो तुम भी हमारी इस मुहिम की पार्टनर बन चुकी हो। कामरान ने चौंक कर मिर्ज़ा ख़ावर बेग को देखा और उरूसा के होंठों पर एक फ़ातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। मिर्ज़ा ख़ावर बेग ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारे इल्म में है कि मुझे भी इस मुहिम में बाकायदा शरीक कर लिया गया है और तुम्हारे बारे में तो मुझे पहले ही इल्म है कि तुम इस मुहिम पर जा रहे हो। सुनो, मैं वाकई तुम्हारी ज़िंदगी बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ। पहले भी तुम्हें पेशकश कर चुका हूँ। अपने हसीन मुस्तकबिल को इस तरह नज़रअंदाज ना करो। सियानों का कहना है कि कुदरत हर इंसान को एक दफ़ा मौका ज़रूर देती है। तुम मेरे साथ भरपूर ताउन करो और फिर देखो कि ज़िंदगी में किस तरह तुम्हारे लिए राहें निकालता हूँ। कामरान ने एकदम अपना मूड बदल लिया और न्याज़मंदी से बोला, जनाब आली, मेरी तरफ से आप बिलावजह गलतफहमियों का शिकार रहते हैं। मैं तो पहले ही आपकी बेपनाह इज्जत करता हूँ और जहाँ तक अपने हसीन मुस्तकबिल का सवाल है, तो क्या आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि मैं अपना मुस्तकबिल खुद अपने हाथों से बनाऊं? मिर्ज़ा ख़ावर बेग का अंदाज भी बदल गया। इसने नरम लहजे में कहा, ऐसे लोग इंतहाई काबिल कदर होते हैं और मैं इनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन बेटे, कहीं ना कहीं तो जरिए पैदा होते हैं। हर काम यूं ही तो नहीं हो जाता। पहले भी एक बात मैंने आपसे अर्ज की थी। अगर बराह रास्त आपका एहसानमंद होता तो यकीन कीजिए इतना ही एतमाद आप पर करता जितना गुल नवाज पर करता हूँ। लेकिन आपसे भी मुनहरिफ तो नहीं हूँ। अगर आप मुझे अपना कोई ज़ाती राज देते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि कर्नल गुलनवाज पर इसका इंकशाफ नहीं करूँगा। मुझे आजमाइए ज़रूर। मिर्ज़ा ख़ावर बेग का चेहरा खिल गया। उरूसा की आंखों में भी मोहब्बत भरा अंदाज पैदा हो गया। गालिबन इन अल्फाज ने दोनों बाप बेटी को बहुत मुतासिर किया था। मिर्ज़ा ख़ावर बेग ने कहा, गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। वैसे यकीन करो, तुम्हारा मौक़िफ़ मैं तस्लीम भी करता हूँ और मुझे पसंद भी है। खैर छोड़ो इन बातों को। अब ज़रा कुछ असल बातें हो जाएं। तुम्हें इस मुहिम के बारे में क्या बताया गया है? इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इस बारे में क्या इल्म है? कामरान ने साफ़गोई से कहा और मिर्ज़ा ख़ावर बेग भौंचके अंदाज में उसका मुंह देखने लगा। कामरान हाथ उठाकर बोला, नहीं, किसी गलतफ़हमी का शिकार ना हो। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे आप पर एतमाद नहीं, बेएतमादी के हवाले से नहीं कह रहा। मैं सिर्फ़ ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपको इस सिलसिले में कितना इल्म है। कामरान ने कहा, ये लोग एक ऐसे अज़ीमुश्शान ख़ज़ाने के सिलसिले में कुछ मालूमात रखते हैं जो तिब्बत, चीन वगैरह के किसी सरहदी इलाके में पोशीदा है और इस सिलसिले में इनके पास, मेरा मतलब है, गज़ल सनाई और अली सुफ़ियान के पास कुछ नक्शे और फ़िल्में वगैरह मौजूद हैं और इनके सहारे इस सिमत सफ़र करने के मंसूबे बना रहे हैं और ये टीम तैयारियों के बाद बहुत जल्द रवाना हो जाएगी। मिर्ज़ा ख़ावर ने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी इतना ही इल्म है। कामरान बोला, चलो ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, हम लोग एक दूसरे से मुखलिस हैं। किसी के दिल में बज़ाहिर ये लालच नहीं है कि सारा ख़जाना उसी के हाथ लग जाए, लेकिन अपने अपने मफादात तो सबको अजीज़ होंगे। देखो, इस किस्म की मुहिमात में अक्सर अफरा तफरी फैलती है। ये कमबख्त ख़जाने न जाने इंसानी जहन को इस तरह तब्दील क्यों कर डालते हैं। और बात सिर्फ ख़जानों ही की नहीं, इंसान इस छोटी सी ज़िंदगी में न जाने क्यों दौलत के अंबार लगाने का ख्वाहिशमंद होता है। हालांकि हम में से हर शख्स साहिब हैसियत है। अली सुफियान की अगर पूछो तो हम सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी हैं, मिस्र के गिने चुने ख़ानदानों में से एक। गज़ल सनाई भी मामूली शख्सियत नहीं है। फिर मेरे पास भी अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। कर्नल गुलनवाज भी साहिब हैसियत है। हम में से कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है माली तौर पर कि दौलत के लिए दीवाना हो जाए, लेकिन ख़जानों की कशिश ही ऐसी होती है कि हर शख्स खुद गर्ज हो जाता है। अब मुझे ले लो, चूंकि बात तुम्हारे इल्म में आ चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना ना बताता। वो बहुत शानदार काम है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड फौजी है। ताल्लुकात हैं, इसके जिस जगह भी किसी काम के लिए कह देता है, वो काम हो जाता है। मैं पूरे खुलूस और दयानत के साथ इसका वर्किंग पार्टनर हूँ। लेकिन एक छोटा सा चक्कर मैंने भी अपना चला रखा है इसके कारोबार के साथ, उसके सहारे। इसमें ना इसकी दौलत और सरमाया लगा हुआ है, ना उसे कोई नुकसान पहुंचता है। अलबत्ता मुझे फ़ायदा पहुंच जाता है और ये फ़ायदा मैं इसके नाम से हासिल कर रहा हूँ। अगर मैं उसे अपने इस काम में शरीक कर लूँ तो सरासर नुकसान है मुझे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा और मेरा ज़ाती मामला है और इसे इसकी इत्तला नहीं है। लेकिन तज़किरा कर दूँ तो वो उसे पसंद नहीं करेगा, चुनांचे खामोशी से काम चला रहा हूँ।
मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू तवील होती जा रही है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी मौके पर ये लोग आपस में मुंतशिर होते हैं, तो तुम मेरे साथी की हैसियत से मेरा साथ दोगे। और मैं तो तुम्हें बता ही चुका हूँ कि मेरी तमाम तर दौलत उरूसा की है, क्योंकि इसके अलावा इसका वारिस और कोई नहीं है। और उरूसा का जो होगा वो तुम्हारा भी हो सकता है, बशर्त ये कि तुम उरूसा को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लो। इससे ज़्यादा खुली बात मेरा ख्याल है दुनिया का कोई बाप नहीं कर सकता। जी, अभी हम इस बात को मंजरेआम पर तो ला नहीं सकते जनाब, कामरान ने कहा। बिल्कुल नहीं, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। शादी ब्याह तो फुर्सत और आराम की चीज़ें होती हैं। और अब जबकि अली सुफियान और ये लोग आ चुके हैं और हमें इस मुहिम में भी शरीक होना है, लिहाजा इस बात का फ़िलहाल तज़किरा करना नामुनासिब ही होगा। और हाँ, उरूसा भी हमारे साथ जाएगी। ख़वातीन जा रही हैं। उधर अमीना सल्फ़ा है, सनाई की बीवी शौरा है। चुनांचे मेरे साथ उरूसा होगी। इन लोगों ने आपको इस सिलसिले में ऑफ़र कर दी है? कामरान ने सवाल किया। हाँ, मुकम्मल तौर पर सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है मुझे, मिर्ज़ा ख़ावर बेग ने कहा। ठीक है जनाब, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कर्नल गुलनवाज को कोई नुकसान ना पहुंचे। कामरान ने कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी नहीं चाहूंगा कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। बस एक सिलसिला रखना है, छोटा सा, अपने दरमियान। जी, मैं तैयार हूँ, कामरान ने जवाब दिया। उरूसा मुस्कुराने लगी और मिर्ज़ा ख़ावर बेग ने बड़ा पुरजोश मुसाफा किया। फिर बोला, मेरे ख्याल में अली सुफियान, सनाई, कर्नल गुलनवाज, मैं और एक और शख्स की शिरकत पूरी तरह मुमकिन है। वो भी इस मुहिम में शरीक होगा। वो इन लोगों का पुराना साथी है। वो कौन है जनाब? कामरान ने पूछा। राणा चंदर सिंह, एक छोटी सी रियासत का राजा था। अब रियासतों का वजूद तो रहा नहीं, लेकिन इसका अपना एक मकाम है। कर्नल के बेहतरीन दोस्तों में से है, मिर्ज़ा ख़ावर बेग ने कहा। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? कामरान बोला। चलो, फिर हमारे दरमियान ये मामला तय हुआ। जी, और इसके बाद कामरान इन लोगों से रुखसत होकर वहां से चला आया, लेकिन इसके जहन में फिल वक्त एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। इन दोनों को तलाश करने की कोशिश किस तरह की जा सकती है, सिवाय इसके कि सड़कें नापी जाती। और इसने इसका आगाज कर दिया। नतीजा कुछ भी ना निकला था। भला इस तरह फरार होने वाले सड़कों पर तो मिलने ही जाते। कामरान घर वापस आ गया। सानिया, फरखंदा, शाहनवाज वगैरह अब उससे बाकायदा नाराज हो चुके थे। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो लोग सामने ही नजर आ गए। तीनों ने उसे देखकर नाराजगी का खुला इजहार किया और कामरान मुस्कुराता हुआ इनके पास पहुंच गया। असल में मालिकान और मुलाजमीन के दरमियान एक फासला होना चाहिए। कभी कभार मालिकान मुलाजमीन को इस कदर मुंह लगा लेते हैं कि मुलाजमीन बदतमीज हो जाते हैं। जैसे मैं बिलावजा ये समझ बैठा हूँ कि आप लोगों के दोस्तों में से हूँ। यार, अगर तुमसे कुछ कहा जाए तो बुरा मान जाओगे, शाहनवाज ने कहा। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। मैं इन अच्छे मुलाजिमीन में से हूँ जो मालिकों की हर बात को जायज़ समझते हैं, कामरान ने कहा। तुम अच्छे मुलाजिम हो या बहुत समझदार आदमी, लेकिन एक घटियापन तुम्हारे अंदर ज़रूर है कि मुखलिस लोगों का खुलूस ठुकराते हो। हमने तुम्हें अपने दोस्तों में शामिल किया है, लेकिन तुम बार बार मालिक और मुलाजिम का चक्कर चलाकर अपनी घटिया जहनीत का मुजाहरा करते हो। शाहनवाज बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। कामरान एकदम हंस पड़ा। बिल्कुल सही तशखीस है आपकी, जनाब शाहनवाज साहब। वो जो कहते हैं ना कि लाजिम है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तो इस वक्त पासबाने अकल गालिबन चाय पीने गया हुआ है। कहो जाने मन कैसी गुजर रही है। हेलो प्यारी प्यारी लड़कियों, तुम्हें देखकर न जाने जहन कहाँ खो जाता है। आओ यार, कहीं चलकर बैठे, कुछ चाय शाय पिलवाओ। ऐसे ही इतनी बड़ी कोठी के मालिक बने बैठे हो, कामरान ने कहा। और वो तीनों भौंच के रह गए। आओ भाई, क्या खड़े खड़े बेवकूफ़ों की तरह मेरा मुंह देख रहे हो, कामरान ने कहा और शाहनवाज का हाथ पकड़कर आगे चल पड़ा। दोनों लड़कियां भी अहमकों की तरह उसके पीछे चल पड़ी। एक फूलों की कनच के पीछे बेंच पर बैठकर कामरान ने कहा, बैठ जा यार शाने। भाई सानिया, जाओ, शाबाश, और किसी मुलाजिम को चाय के लिए कह आओ। तुम बैठो फरखंदा, आओ इधर बैठ जाओ, घास पर मेरे पास। कामरान क़यामत ढा रहा था और इन तीनों पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। शाहनवाज ने बड़ी मुश्किल से कहा, तुझे क्या हो गया है भाई? सॉरी सॉरी, सिर्फ ये बता रहा था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता कायम हो जाए तो मेरा अंदाज क्या होगा। अब बताइए, ये घटियापन बर्दाश्त कर सकेंगे आप? कामरान ने कहा। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, ये बताओ किसी फिल्म का ऑडिशन देकर आ रहे हो क्या? नहीं जनाब शाहनवाज साहब, आपकी मोहब्बत, सानिया और फरखंदा की बड़ाई सर आंखों पर। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था। बकवास बंद करो। मैं सानिया और फरखंदा की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन खुदा की कसम तुम्हारा ये अंदाज मुझे तो बहुत पसंद आया।
मैं तुमसे यही बेतकल्लुफ़ी चाहता हूँ, शाहनवाज़ ने कहा। कमाल है, पता नहीं कौन से जहाँ की मखलूक हैं आप लोग। ठीक है, यूँ ही है तो यूँ ही सही, कामरान बोला। तो मैं दौड़कर चाय के लिए कह आऊँ? सानिया ने कहा। नहीं, मैं जाता हूँ, कामरान बोला। इसी वक्त एक मुलाजिम सामने नजर आया तो सानी ने उसे इशारा करके यहीं चाय लाने के लिए कह दिया। शाहनवाज कहने लगा, भाई खुदा की कसम मजा आ गया। तो तुम अपने दोस्तों से इस तरह पेश आते हो? बेतकल्लुफ़ी तो इनसे खैर मेरी भी खासी हो गई है, लेकिन ये अंदाज पहले कभी नहीं देखा। मज़ा आया, बेहद मज़ा आया। वैसे इस वक्त हमारी इस कोठी की फ़िज़ा बेहद पुरअसरार हो गई है। न जाने क्या-क्या मंसूबाबंदियाँ कर रहे हैं ये लोग, और वो भी हमारे घर में, और हमें इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं। मगर जनाब आली पूरी तरह इन मामलात से मुलविस हैं, शाहनवाज ने कहा। इतना भी नहीं मालूम आपको शाहनवाज कि एक मुहिम तरतीब दी जा रही है और इसमें इस खादिम को भी शरीक होना होगा, कामरान ने कहा। हाँ, इतनी बातें तो हमें भी पता चल गई हैं, शाहनवाज बोला। शाहनवाज, क्या आप कभी? नहीं बाबा नहीं, मैं ज़रा मुख्तलिफ अंदाज फिक्र रखता हूँ। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर की गलियों और सड़कों पर मारा मारा फिरता है, दफ्तरों के चक्कर काटता है, नौकरियां तलाश करता है। अगर अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया है कि आप अपनी महज़िब दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो इसकी नेमतों को ठुकराना नाशुक्री है। मैं ये सब छोड़कर जंगलों पहाड़ों में भटकने का कायल नहीं हूँ भाई, शाहनवाज ने कहा। मगर मुझे तो जाना पड़ेगा, कामरान बोला। हम ये नहीं कहते कि आप डैडी से मुनहरिफ हो, मिस्टर कामरान। वैसे भी इंतहा दर्जे की बोरियत का सामना है। पता नहीं कैसी ख्वातीन है वो। खातून तो, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे तातला मालूम होती है। मेरी मुराद अमीना सल्फा से है। कितनी पुरस्कार औरत है, बेपनाह खूबसूरत, लेकिन एक ऐसे दहशतनाक वजूद की मालिक कि लगता है कि किसी दूसरे सैयारे की मखलूक हो। यकीन करें, कभी कभी तो मुझे बिल्कुल यही लगता है कामरान साहब कि वो इस दुनिया की इंसान ही नहीं है। मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी आंखों से सुर्ख शुआएं निकलते हुए देखी हैं। और और वो मोहतरमा शुबरा, वो गजल सनाई, और वो अली सुफियान, बगदाद के चोर मालूम होते हैं। बिल्कुल वैसा ही चेहरा मोहरा है उनका। पता नहीं है हमारे वालिद साहब भी चिड़ियाघर कैसे बना लेते हैं। तो आप भी उनके साथ ही जा रहे हैं? हाँ, इम्कान तो इसी बात का है, कामरान बोला। उरुसा के क्या हालात हैं? इस मुहिम में शरीक हैं, बराबर की। वैसे आप लोगों से बहुत ज्यादा घुलती मिलती नहीं है वो, कामरान बोला। भाई, हम ऐसे किरदार इखलाकन तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा मुश्किल होती है। बड़ी बेतुकी लड़की है। वो चार अफराद एक साथ खड़े हैं। चारों से इसकी शनासाई नहीं, बल्कि दोस्ती भी है। वो इनमें से एक शख्स को अपने करीब समझती है और वहां आकर उसी से मिलती है। बाकी तीन को नजरअंदाज कर देती है। अब आप खुद ही बताइए कि ऐसी खातून किसी खातून से रवाबित कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? वैसे आपको मुबारक हो, सहरे बंधे हुए होंगे आपके सर पर। न जाने क्यों सानिया के लहजे में एक तलखी सी पैदा हो गई, जिसे कामरान ने महसूस किया था। बाकी लोग हंसने लगे थे। फिर थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह का दौर चला। बातें होती रहीं, फिजा नॉर्मल हो गई। फिर दूर से कर्नल गुलनवाज नजर आए, जो इशारे से कामरान को अपने पास बुला रहे थे। जाइए चचा हुजूर, अब्बा हुजूर बुला रहे हैं, शाहनवाज ने कहा और फिर बोला, अरे सानिया और फरखंदा क्यों ना हम इन्हें चचा जान कहा करें। वैसे भी हमारा कोई चचा नहीं था, अब ये हमारे चचा बन गए। कामरान हंसते हुए वहां से चल पड़ा और कर्नल गुलनवाज के पास पहुंच गया। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है आज की? कोई खास बात नहीं। बड़ी अजीब बात है, इन दोनों को मेरे पास रहते हुए तवील अरसा गुजर चुका था, लेकिन मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद ये मालूम करने में नाकाम रहा कि वो हैं क्या चीज़। और सच्ची बात यह है कि उन्होंने मेरे जहन को उलझाए रखा था। ये बात भी मेरी समझ से बालातर है कि वो लोग तो बिल्कुल महदूद जिंदगी बसर कर रहे थे, मेरे साथ ही यहाँ आए थे। अब यहाँ से फरार होने के बाद पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। कर्नल साहब, वो जहाँ भी होंगे उन्होंने अपने आप को महफूज रखा होगा। और वैसे भी हम ऐसे दो पुरस्कार किरदारों को अपनी मुट्ठी में कैद तो नहीं कर सकते, जिनके डांडे ना जाने कहाँ कहाँ मिलते हैं। वीडियो फिल्म में आपने खुद देखा कि वो कहाँ किस जगह नजर आ रहे थे। ये सारी कहानी कितनी अजीब है। मैं तो जब इसके बारे में सोचने बैठता हूँ तो शजदर रह जाता हूँ। हाँ, इस सिलसिले में एक खास बात और है, और वो ये कि मिर्ज़ा खावर बेग से मुलाकात हुई थी मेरी। कामरान ने मिर्ज़ा खावर बेग से होने वाली तमाम गुफ्तगू गुलनवाज को सुना डाली तो कर्नल ने कहा, इसकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। इस किस्म की मुहिमात में जिनमें खजानों का तस्करा खास तौर से होता है, मामलात बड़े उलझ जाते हैं। इसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, जिस तरह से हम इस मामले में खामोशी इख्तियार की है, आइंदा भी हमें जारी रखना होगी। अब ये कहने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं कि हम लोगों को एक दूसरे पर एतमाद है, और मैं तो तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ। अगर अपनी आंखों से भी तुम्हें अपने खिलाफ कुछ करते हुए देख लूँ,
तो मैं यही समझूंगा कि इसमें मेरा ही मफाद कहीं पोशीदा होगा और तुम सब कुछ मेरे लिए कर रहे होगे। अब इसके लिए कोई शुक्रिया वुक्रिया मत करना। ऐसा एतमाद सदियों में कायम होता है। तुम इन लोगों के साथ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ताउन जारी रखो और ये बात मुझसे ज़्यादा तुम बेहतर जानते हो कि किस मसले में उन्हें एतमाद में लेना है और किस में नहीं लेना। मैं तुम्हें कोई हिदायत नहीं दे सकता। कर्नल बहुत देर तक इस मौजू पर बातें करता रहा और फिर कामरान बहुत उलझे हुए ख्यालात के साथ अपने जहन में लेकर अपनी आरामगाह में आ गया। दिल बहलाने के लिए रमज़ान बाबा से बहुत देर तक बातें होती रहीं। रमज़ान बाबा इस कोठी का पुराना नमकख्वार था। कहने लगा, बस साहब, बड़े लोगों के बड़े खेल। हम तो इन तमाशों को दूर दूर से ही देखते हैं और से ही देखना अच्छा होता है। वो जो कहते हैं ना कि मालिक की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से हमेशा दूर रहना चाहिए। पता नहीं कब किस बात से नुकसान पहुंच जाए। रमज़ान बाबा ने कहा। रात को तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर कामरान अपने बिस्तर पर लेट गया। दरवाजे वगैरह बंद करने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी। इसका जहन सोचों में डूबा हुआ था और जब जहन सोचों में डूबा होता तो नींद से बराह रास्त दुश्मनी पैदा हो जाती है। सोने की कोशिश में नाकामी ही हुई थी और कामरान इस वक्त इन सोचों से बचना चाहता था। नींद नहीं आ रही थी। गर्शक और सबिता जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो इनकी नफ्सियात को दिमाग में रखकर इनके बारे में सोच रहा था। वो लोग इन हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें अंदाज़ा था कि सूरत हाल इनके लिए किस कदर संगीन है। वो अली सुफियान और कजल सनाई के बारे में भी जानते थे और ना जाने किस तरह उन्होंने इस बात का पता चला लिया था कि ऐसी वीडियो फिल्म मौजूद है जो इनकी रहनुमाई करती है और इनकी जानिब इशारा करती है। वो वीडियो फिल्म उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन इत्तेफाक से वो यहाँ रह गई। इतने चालाक लोग जो बेहद फुर्तीले हैं, इसका मुजाहरा भी कामरान इस जगह देख चुका था। ये ख्याल गलत था कि वो किसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने ज़रूर अपने लिए कोई ना कोई जगह मुंतखब कर ली होगी और वहीं महफूज होंगे। घड़ी ने 1 बजाया तो कामरान ने अपने मुंह पर हल्के हल्के तमांचे लगाए। क्या मुसीबत है! ये कमबख्त ख्यालात बाज़ औक़ात इतने तकलीफ़देह हो जाते हैं कि सोने ही नहीं देते। नींद तो आनी चाहिए भाई, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी वक्त से अपनी खिड़की पर हल्की सी आहट महसूस हुई, जो उकुब में खुलती थी और जिसमें सलाखें वगैरह नहीं थीं। कामरान की निगाहें खिड़की की जानिब उठ गईं और फिर खिड़की में से इसे जो चेहरा नजर आया, इसे देखकर वो सन्नाटे में आ गया। सबिता ही थी जो मोहतात निगाहों से उसका और कमरे का जायजा ले रही थी। फिर वो किसी फुर्तीली बिल्ली की तरह अंदर आ गई और इसके पीछे ही गर्शक नमूदार हुआ। कामरान के रोंगटे खड़े हो गए। ये दोनों इस तरह यहाँ आ जाएंगे, इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो भौंचे के अंदाज में उन्हें देखने लगा। सबिता आगे बढ़ आई। गर्शक उसके पीछे था। फिर अचानक ही गर्शक के हलक से चीख निकली और वो सबिता को धकेल के आगे आ गया। इसकी आंखें शीशे की गोलियों की तरह चमक रही थीं और मुंह हैरत से खुला हुआ था। बमुश्किल तमाम उसके मुंह से निकला, धर्म वस्तोनिया पाताल परमति, धर्म वस्तोनिया पाताल परमति। ये कहकर वो घुटनों के बल झुका और फिर जमीन पर दोनों घुटने रखकर सजदा रेज हो गया। इसने दोनों हाथ सामने कर दिए। सबिता हैरानी से कभी गर्शक को और कभी कामरान को देख रही थी। वो एक तरफ हट गई। गर्शक कुछ देर इसी तरह सज्जे में पड़ा रहा और फिर सर उठाकर उसने कहा, प्रभुदेव, प्रभुदेव, आप यहाँ, प्रधन सावधानी, जे अमृता प्रेता, आप यहाँ। कामरान की समझ में कुछ भी नहीं आया था। गर्शक ने अपनी जगह से उठकर बेख्तियार सबिता का बाजू पकड़ा और फिर किसी अजनबी जबान में जो कामरान की समझ में नहीं आई थी, उससे कुछ कहने लगा। सबिता की आंखें भी हैरत से फैल गई थीं। गर्शक ने बेचैनी से ये अल्फाज दोहराए और इसके बाद फिर कामरान की जानिब मुतवज्जा हो गया। प्रभुदेव, मैं आपकी ज़बान बोल सकता हूँ। प्रभुदेव, आप यहाँ इस आलम में, इस हाल में, इस तरह मिलेंगे, हमने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। प्रभुदेव, आप धर्म वस्तुनिया हैं, पाताल परमति हैं। आप और वो जो परखना की गहराइयों में आपका इंतजार कर रही है, सती परखना, सती परखना। पर प्रभुदेव, याद है ना आपको? कामरान अपने आप को संभाल रहा था। बमुश्किल तमाम उसने कहा, गर्शक और सबिता, पता नहीं तुम लोग मुझे जानते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। कामरान ने कहा, आप हमें नहीं जानेंगे महाराज, तो और कौन जानेगा? आप धर्म धनी हैं, हमारे आप माया काल हैं, आप कर्म क्रोधना हैं, सब कुछ तो आप हैं हमारे। हमें क्या मालूम था कि आप इस तरह हमें इस अनोखी दुनिया में मिल जाएंगे। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और क्या आप वही हैं जिसके पास सबिता मुझे लाई थी? कर्षक ने कहा, अब तुम लोग आगे हो और मुझसे मेरी जबान में बात कर सकते हो तो बैठो। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं खुद तुम्हारे लिए बहुत परेशान और उलझा हुआ था। कामरान बोला।
धर्मधनी, आप मुझे एक बताइए कि आप हमें पहचानते हैं? क्या आपको योद्धा पर योद्धा की कहानी मालूम है? गर्शक ने कहा, कुछ नहीं मालूम मुझे। अगर तुम आराम से बैठो तो मैं सुनूं कि तुम्हारी कहानी क्या है, और तुम जो कुछ भी मुझे कह रहे हो इसका मतलब क्या है। कामरान अब पूरी तरह संभल गया था। जय हो महाराज की। बैठो सबिता, बैठो। वो दोनों जमीन पर बैठने लगे। कामरान ने कहा, यहाँ बैठो इस सोफे पर। नहीं धर्मधनी, हम इतनी जुर्रत कहाँ कर सकते हैं। आप हमारे धर्म वस्तोनिया हैं। हम तो आपके कदमों की धूल हैं। महाराज, हम क्या और हमारी औकात क्या। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें इस तरह मिल जाएंगे। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, ये भी तो मुझे आराम से बैठ कर ही तो बताओगे ना, तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी इस तरह इस वक्त आमद मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है। मुझे ज़रा तफसील से समझाओ। यकीन करो, मुझे किसी बारे में कुछ मालूम नहीं। जय हो महाराज की जय हो। इसका मतलब है कि संसार की गर्द अभी आपके दिमाग पर मौजूद है, और इस गर्द को साफ होने में कुछ वक्त लगेगा। गर्शक ने कहा, ऐसे ही समझ लो। कामरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, पता नहीं ये दोनों पागल थे या फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो गए थे, लेकिन इनकी बातें बेहद दिलचस्प थीं। कर्नल गुलनवाज को इनकी ज़रूरत थी, और उन्होंने इसे हिदायत की थी कि उन्हें तलाश करे। और अब ये दोनों आ गए थे, तो कामरान को संभल कर इनसे डील करनी थी। वो सोच ही रहा था कि इनसे किस तरह गुफ्तगू की जाए कि अचानक ही गर्शक ने सबिता से फिर कुछ कहा, और इसके बाद दोनों ज़मीन पर दोजानों हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं, और इनकी मधम मधम आवाज़ें उभर रही थीं। कामरान खामोशी से उन्हें देखता रहा। कुछ लम्हों के बाद वो गर्दनें घुमाकर अपने आप पर फूंके मारने लगे। फिर गर्शक ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, धर्मधनी, आप मिल गए। खेल ही बदल गया। हमने तो कुछ और ही सोचा था, पर ये दसरमा ने हमारी मदद की कि आप हमें नजर आ गए। अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है प्रभु। अब खेल बदल गया। हमें तुम्हारी शक्ति मिल गई। अब वो हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। मगर प्रभु, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। बैठो गर्शक, अब आराम से बैठ जाओ। मेरी सुनो और अपनी सुनाओ। हमारे पास बहुत बहुत वक्त है। कामरान ने कहा, प्रभु, मुझे एक बात बताइए। वो वीडियो फिल्म जो हमारे पाताल पर खना की निशानदेही करती है, क्या आपके पास मौजूद है? गर्शक ने कहा, नहीं, वो उन्हीं के पास है। सबिता इस वीडियो फिल्म को वहां से उड़ाकर ले आई थी, मगर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वीडियो फिल्म की बहुत सी कॉपियां इन लोगों के पास मौजूद थीं। एक गायब होती तो दूसरी उन्हें मिल जाती, लेकिन उन्हें तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि तुम दोनों यहाँ मौजूद हो। हम जानते थे कि आप हमारे मददगार हैं, और वो कर्नल गुलनवाज वो भी मेहमान पुरुष है। हमें इनकी मदद भी हासिल है, वरना हम इतना समय यहाँ नहीं गुजार सकते। गर्शक बोला। गर्शक, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? कामरान ने कहा, नहीं महाराज, आपको अपने बारे में बताने का मतलब है कि हम पूरी संयोक्ति को जलाकर भस्म कर दें। महाराज, हम इस संयोक्ति को नहीं जला सकते, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। दुश्मनों को कामयाबी हासिल हो जाएगी। आप इन बातों को राज ही रहने दें, क्योंकि आप तो खुद धर्म धनी हैं, इन सारे राजों के अमीन। आपसे ज्यादा इन बातों को और कौन जान सकता है। पर संसार की गर्द दिमाग पर चढ़ जाती है तो बहुत सी बातें खो जाती हैं। आपको ऐसा ऐसा सब कुछ पता चल जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि हमारे देवता हैं आप, हमारे धर्म धनी हैं, और पाताल परखना में रहने वाली सती परखना आपका इंतजार कर रही है। आप जब इसके पास पहुंचेंगे तो सोते शहर जाग जाएंगे। महाराज, आप ही के दम से तो यदम परगा है। आप ही के दम से यदम परगा है। दर्शक ने कहा, मेरे दम से क्या है और क्या नहीं है, ये तो शायद मेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा। जो कुछ तुम कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी बात को मैं संजीदगी से सुनूंगा। अब क्या वो वक्त आ गया है जब तुम मुझे अपने बारे में बताओगे और मुझसे मेरे बारे में पूछोगे? कोई हर्ज नहीं है महाराज। आप तो सिर्फ हुक्म दें कि हमें क्या करना है। हम आपके हुक्म की तामील करने के पाबंद हैं। गर्शक बोला। हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अब ये बताओ कि तुम संकियांग की पहाड़ियों में क्या कर रहे थे? तिब्बत भोशा में महाराज, हम दुश्मनों में से छुपे हुए थे। तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? कामरान ने पूछा। ये बात समय आपको बताएगा। इसी के लिए तो हमने आपसे माफी मांगी है। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ से निकलकर कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं महाराज, इसी कोठी के एक गोशे में पनाह ली थी हमने। हम कहाँ जाते, पर अब सूरत हाल बदल गई। हमें आपकी शक्ति, आपका ज्ञान हासिल हो गया है। महाराज, जब भी जरूरत होगी हम आपके चरणों में आ जाएंगे। हमारे छुपने के लिए यहाँ तो बेशुमार जगह हैं, और फिर हम चूंकि बहुत अरसा यहाँ गुजार चुके हैं, इसलिए नए संसार के नए वासियों के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम हो चुका है। दर्शक ने कहा, तुम इसी कोठी में थे? कामरान बोला, हाँ महाराज, एक वीरान सी जगह में जहाँ किसी की निगाह नहीं पड़ सकती। यहाँ क्यों आए थे? सिर्फ वो वीडियो फिल्म लेने के लिए।
लेकिन हमें क्या मालूम था कि यहाँ हमारा धर्मधनी मौजूद है और हमारे मन की ज्योत जगने वाली है। अब कहाँ जाओगे तुम? अब कहीं नहीं जाएंगे महाराज। आपको आपका माजी याद दिलाएंगे, जब भी और जैसे भी मौका मिलेगा। पर महाराज पर महाराज, एक बात आपसे कहें, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ कहो। हमारे बारे में किसी को बताइएगा नहीं। अगर आपने हमारे बारे में इन लोगों को बता दिया तो महाराज, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें अपनी बका के लिए उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। और महाराज, ये हम नहीं चाहते, क्योंकि खासतौर पर कर्नल गुलमाज हमारा रक्षक है और हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है। ठीक है, लेकिन मेरा तुमसे राब्ता किस तरह होगा? कामरान ने कहा। इसकी आप चिंता ना करें महाराज, हम हवाओं में छुप सकते हैं। हमें हवाओं में छुपने का तरीका आता है। हम इनकी निगाहों में नहीं आ सकते, और जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ी, हम आप तक पहुंच जाएंगे। आप महाराज, बस हम पर एतबार कीजिए। दर्शक ने कहा। हूँ, और अगर मैं तुमसे कभी मिलना चाहूँ तो? आप जब भी हमें आवाज़ देंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। आप हमसे दूर नहीं होंगे। महाराज, ये अलग बात है कि मसलहत के तहत हम आपसे फ़ौरन ना मिल सकेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अब आपकी रक्षा भी हम पर फ़र्ज़ हो गई है। तो तुम मुझे मज़ीद कुछ नहीं बताओगे? मजबूरी है, पदम प्रधानी, मजबूरी है। धर्म वस्तुनिया, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन समय आने पर हमारी मजबूरियों को समझें। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं महाराज, हम चलते हैं। पर हम यहाँ से एक अनोखी खुशी लेकर जा रहे हैं। एक ऐसी खुशी जो कोई सोच भी नहीं सकता। और इस खुशी की वजह यह है कि आप हमारी नगरी में मौजूद हैं। आप इस नगर में आ चुके हैं महाराज। अब हमारी शक्ति बदल गई है। वो समय बदल गया है जब हम दुश्मनों से छुपते फिरते थे। अब हम अपने दुश्मनों से खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज, जब भी आप हमें पुकारेंगे, हम हालात को सामने रखते हुए आप तक पहुंचेंगे। ऐसी जगह हमें आवाज़ ना दीजिए जहाँ दूसरे लोग मौजूद हों। दर्शक ने कहा। एक मिनट, एक बात और सुनो। अली सुफियान और उसके साथ जो लोग मौजूद हैं, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कामरान ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, इनकी कहानी अलग है। वो जो कुछ चाहते हैं उन्हें करने दें। हो सकता है उन्हें कामयाबी मिल जाए, पर इसके लिए उन्हें हमारी फौज बनना पड़ेगा। और वो किस तरह हमारी फौज बनेंगे, ये समय की कहानी है, और समय ही पूरी और सच्ची कहानियां सुनाता है। बस महाराज, इंतजार करना होगा। हम चलते हैं। ये कहकर दोनों मुड़े और खिड़की के पास पहुंच गए। दर्शक दूसरी तरफ कूद गया था। सविता ने एक पाँव दूसरी तरफ रखा और फिर मुड़कर कामरान की तरफ देखने लगी। कई साअत तक वो उसे देखती रही। इसकी बड़ी और हसीन आंखों में एक अजीब सा मोहब्बत भरा अंदाज था, और इसके बाद उसके होंठ मध्यम से अंदाज में मुस्कुराए और वो दूसरी जानिब कूद गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।